वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान विषय के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हम लगातार मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और जो भी आपको चैनल के बारे में या जो भी आपका सुझाव है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, तो हम उस पर काम करेंगे और जो भी विसंगतियां हैं या जो भी त्रुटि है उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही ऐसे वीडियो हम रोज़ लाते रहेंगे, एवं जो भी नई भर्ती आएगी उसका वैकेंसी अपडेट भी मैं आपको बोर्ड के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर पूरा लिख के बताता हूँ। तो वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं और उन्हें भी अपन शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट, आज का पहला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य वर्ग में। किसमें? मत्स्य वर्ग जो मछली वर्ग है उसमें, क्योंकि डॉल्फिन भी एक मछली होती है, तो मछलियों को हम मत्स्य वर्ग में ही रखेंगे, तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य वर्ग में। चलिए अगला वन लाइनर देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प। क्या हो जाएगा? पुष्प। यानी कि जो जीवन चक्र की दृष्टि है उसमें पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। और सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही हमने लिए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। आपने देखा भी होगा, ये काफ़ी लंबा होता है। और साथ में जो यूकेलिप्टस है ये भारत का पौधा नहीं है, ये यूके देश से भारत में आया। कहाँ से? यूके से। तो इसलिए इसके नाम क्या है? यूके है। क्या है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और इसका मेन नाम है लिप्टस, इसलिए हम इसको यूकेलिप्टस बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। जो सिरके में अम्ल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पित्तरस का उत्सर्जन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा। किसके द्वारा? यकृत द्वारा, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। तो पित्तरस का उत्सर्जन करता है यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय रोगी को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फैट। क्या नहीं लेना चाहिए? फैट। क्योंकि फैट दोस्तों धीरे धीरे हृदय के जो आसपास धमनी और शिराएँ रहती हैं उनमें जमने लग जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए हृदय रोगी को फैट वाला भोजन या फैट युक्त जो भी पदार्थ है उनका इस्तेमाल या प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें कोबाल्ट होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। यानी कि जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीली व्हेल। क्या हो जाएगा? नीली व्हेल। क्योंकि नीली व्हेल पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। दोस्तों, कल मैं रामसर साइट पर वीडियो लेके आऊँगा कि रामसर साइट क्या होती है, इनकी शुरुआत कब की गई थी। साथ ही कल ही हम पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण के ऊपर भी एक 100 प्रश्नों का वीडियो लाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, हम परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको देते रहेंगे। बस आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना जी ने। किसने? हरगोविंद खुराना जी ने फर्स्ट टाइम DNA का संश्लेषण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग, जिसको हम शक्कर भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो प्रश्न है कि किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से। यानी जो इंसुलिन हार्मोन होता है, अगर उसकी कमी होगी तो जो मनुष्य है या व्यक्ति रोगी है वो मधुमेह का शिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि जो भी मनुष्य का रक्त को हम आर्टिफिशियल तौर पर शुद्ध करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। नेचुरल तौर पर तो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का काम किडनियाँ करती हैं, लेकिन किसी की किडनी खराब हो जाती है तो फिर उसको हम डायलिसिस करवाते हैं। तो जो आर्टिफिशियल तरीके से मनुष्य का रक्त शुद्ध करती है उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कशेरु की रज्जु, जिसको हम इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं,
में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, यानी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 31 जोड़ी। कितनी? 31 पेयर, यानी कि 31 पेयर निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, यानी कि जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। चलिए मैं आपको कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण देता हूँ। जैसे हम कोई गर्म बाल्टी या गर्म चीज़ को छूते हैं और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। जैसे हम सामने को सांप वगैरह देख लेते हैं या कोई भी जहरीला जीव, तो तुरंत हमारे पैर रुक जाते हैं और हम पीछे की ओर मुड़ते हैं। तो ये सब हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। और इनको नियंत्रण कौन करता है? तो इनको नियंत्रण करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया मादा में कहाँ पर होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। कहाँ पर? अंडवाहिनी में मादा में निषेचन क्रिया होती है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अवशेषी अंगों के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। और दोस्तों कभी कभी अपेंडिक्स अंदर पेट में दर्द भी शुरू कर देता है, तो इसलिए हमें अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना होता है, फिर उस अपेंडिक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि एक अवशेषी अंग है। तो इसका इस्तेमाल हमारे शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन ये फिर भी बचा हुआ है बॉडी के अंदर। तो जब ये दर्द देना शुरू कर देता है, तो हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन के माध्यम से इसको बाहर निकाल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में क्या नहीं पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या नहीं पाया जाता है? मैग्नीशियम। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी कि जब आप 9वीं से लगाकर 12वीं तक लगातार 9वीं और 10वीं में आपने पढ़ा होगा, अगर 11वीं और 12वीं में आपको बायो सब्जेक्ट होगा, तो अभी आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो इसी का प्रश्न है ये कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह को कहा जाता है, यानी कि किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा माइटोकांड्रिया को। किसको? माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। कहाँ पर? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो दोस्तों पहले वर्ड समझते हैं कि कोशिकांग क्या होता है। तो वे सभी अंग जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, या अंग ना बोल के हम एक रचना बोलते हैं, तो वे सभी रचनाएं जो कोशिका के अंदर पाई जाती है उनको हम कोशिकांग बोलते हैं। तो प्रश्न है कि सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्तिका। क्या? रिक्तिका, जिसको इंग्लिश में वैक्यूल बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो रिक्तिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है यहाँ, यानी कि जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिकांग जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो कौन कौन सा ऐसे कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, तो आंसर देखते हैं। कोशिका भित्ति हो गया, लवक हो गए और हो गई रिक्तिका। तो ये तीनों ऐसे कोशिकांग हैं जो सिर्फ पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता हुआ डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूबोलिक अम्ल। तो डीएनए में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, यानी सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो वैज्ञानिक थे वॉल्डेयर। कौन सा थे? वॉल्डेयर। और सभी प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आए हुए ही हैं। मैंने एसएससी या फिर आर्मी जिसमें टेक्निकल क्लर्क, डीडी सभी शामिल हैं, या एमपी पुलिस, इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर में से ही ये प्रश्न निकाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं उनको हम पढ़कर देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आएंगे। इसलिए हम किसी भी तैयारी करें, अगर हम एसएससी की करें या पुलिस की करें या किसी भी विभाग की करें, तो उसके पहले हमें उसके कम से कम 3 से 4 सालों के या 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर जरूर देखना चाहिए। तो उससे हम अच्छी तरह समझ जाते हैं कि पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, थोड़ी पढ़ने में हमें आसानी होती है। तो चलिए अगला प्रश्न है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में। किसमें? जीवाणुओं में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। जो तंत्रिका ऊतक है उसकी इकाई है न्यूरॉन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, यानी कि जो फेफड़ों के बाहर की लेयर होती है वो क्या कहलाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूरा, उसको हम बोलते हैं प्लूरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दांतों का शिखर किसका बना होता है, यानी कि जो आप दांत के ऊपर सॉफ्ट भाग देखते हैं जो थोड़ा गीला गीला रहता है, जहाँ से दांत शुरू होते हैं, तो दांतों का शिखर भाग किसका बना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनामिल का। किसका? एनामिल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता की आंख का किस हिस्से के प्रति, अगेन रिपीट करता हूँ कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी कि जो नेत्रदान कर रहा है व्यक्ति उसकी आंख का कौन सा हिस्सा सामने वाले को दिया जाता है जो मरीज है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्निया। जो आंख का काटने वाला भाग होता है वही नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिकी की इकाई है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन। जीन एक अनुवांशिकी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जीन उपस्थित होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों में। जो भी हमारे गुणसूत्र होते हैं उनमें जीन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना जी। कौन? हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जीन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए। अगला प्रश्न है मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। यानी कि जो मनुष्य में क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 23। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। 23 तो ये जोड़ी होते हैं, कितने? 23 जोड़ी है, यूँ बोले 23 पेयर, और टोटल एग्जैक्ट संख्या की बात करें तो 46, और अगर पेयर में बात करें तो 23। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिता का। क्या हो जाएगा? पिता का। लेकिन दोस्तों जो प्रश्न है ये पढ़ने के अलावा हमें हमारे सामाजिक जीवन में भी इसका अनुसरण हमें बहुत करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर मान लो कोई वुमन है, अगर उसको गर्ल बेबी पैदा हुई है तो जो परिवार के लोग होते हैं वो ब्लेम पूरा वाइफ पर, उस वुमन पर लगा देते हैं, इसको लड़कियाँ हो रही है। लेकिन साइंटिफिक तौर पे या वैज्ञानिक तौर पे यह प्रूफ है कि जो भी लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के क्रोमोसोम्स पर होता है, ना कि वुमन के क्रोमोसोम्स पर। तो इसलिए हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें इस बात को अपने परिवारजनों को या जो भी आसपास में है उनको भली भांति से समझाना चाहिए, और इसका थोड़ा हमें प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, यानी कि एक जागरूकता अभियान की तरह, या लोगों को आसपास के बुजुर्गों को खासकर जागरूक करना चाहिए। चलिए मैं अगेन प्रश्न रिपीट कर दूं कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हीमोफीलिया से, दोस्तों ये इतना ही बड़ा प्रश्न आया था एसएससी में, सेम ऐसा कैसा लिखा था कि हीमोफीलिया से, और नीचे ऑप्शन थे तो मैंने इनको वन लाइनर बनाया है। तो हीमोफीलिया से क्या नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। तो दोस्तों जो भी भोजन या खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसको अगर आमाशय बड़ी आंत या छोटी आंत नहीं पचा पाती है तो सीधे किसके पास भेज देती है? यकृत के पास। और यकृत जटिल से जटिल कार्बनिक पदार्थ या जहर कुछ भी हो उसको पचाने की कोशिश करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब पीएम होता है, यानी कि पोस्टमार्टम के समय जो व्यक्ति जहर अगर खा के मर जाता है तो उसका लीवर का छोटा सा टुकड़ा वो काट के अपने पास रख लेते हैं जांच के लिए या उसकी सबूत के तौर पर। तो लीवर एक ऐसी चीज़ है, जो भी चीज़ आपकी आमाशय या बड़ी या छोटी आंत से नहीं पचती है उसको यकृत पचाने की कोशिश करता है। तो मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी हो गई? वो हो गई यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलियम। क्या हो जाएगा? इलियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं इनमें द्विखंडन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, यानी कि जो स्पर्म और ओवम होता है उनके संयोजन से क्या बनता है, तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वृषण से। कहाँ से? वृषण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हरित लवक पौधों
के किस अंग में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। कहाँ पर? पत्तियों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका का नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा। क्या हो जाएगा? अगेन रिपीट करता हूँ, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा ये सबसे छोटी कोशिका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम का निर्माण में सहायक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्जी काय, यानी कि जो गोल्जी कोय हैं वो लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकांग जो यातायात प्रबंधक के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्जी कोय। क्या हो जाएगा? गोल्जी कोय। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और कब करी थी? तो 1665 में। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सबसे अधिक गुणसूत्र किस प्राणी में पाए जाते हैं? तो इसका नाम है ओलकेंथ। क्या नाम है? ओलकेंथ में। और लगभग कितनी संख्या? 1600। तो देखो मनुष्य में तो बस 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इसमें कितने हो रहे हैं? 1600। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित लवक के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा। क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा। जिसका भी 11th-12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा हो उसने सारे क्वेश्चन पहले भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन जो थोड़ा आर्ट या कॉमर्स वाले होते हैं उनको थोड़े प्रश्न टफ लगते हैं उनको, लेकिन कोई ना, हम पढ़ के किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, और अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सर जॉन ग्रेगर मेंडल। इनको क्या हो जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी के जनक कौन कहे जा रहे हैं? सर जॉन ग्रेगर मेंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोयले के जलने से बनती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? CO2। क्या बोलते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की आणविक संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए की आणविक संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। और कौन सा मॉडल? डबल हेलिक्स। कौन सा? डबल हेलिक्स, जिसमें इन्होंने डीएनए की कुछ ऐसी रचना बताई थी, डबल हेलिक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सजीवों में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो उनको हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। और जो उत्परिवर्तन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, बाहरी और आंतरिक। चलिए अगला प्रश्न है, गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, यानी कि जो गुणसूत्र हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा लीनियस। क्या हो जाएगा? लीनियस। अगला प्रश्न है, अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग बदल देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि अगेन लीवर हमारे अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे बच्चों में दांतों की संख्या होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, और एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 32। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं टोटल। कितने? 3। तो मैंने लिख भी दिए हैं यहाँ, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। जब भी मैं आपको मस्तिष्क के बारे में पूरा फुल डिटेल बताऊंगा तो उसमें इनके तीनों के बारे में बताऊंगा, इनके कार्य बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्वचा में उपस्थित तेलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्या कार्य करती हैं? यानी कि हमारे स्किन में छोटे छोटे रोम होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं? तो करते हैं बॉडी से पसीने का स्त्राव। क्या करते हैं? पसीने का स्त्राव, यानी कि पसीने को बाहर निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कहाँ पर? यानी किस टेम्परेचर पर रखते हैं? तो प्रश्न उत्तर हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरों में। कहाँ पर? टीबिया हो गई, फीमर हो गई, ये सभी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है पैरों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइलिन और लाइपेज। ये दो ऐसे एंजाइम है जो हमारी लार में पाए जाते हैं। कौन कौन से? टाइलिन और लाइपेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वत्रिक ग्राही, तो इसका मतलब समझते हैं, यानी कि जो सबसे ब्लड ले सकता है, यानी कि मेरा ब्लड ए बी है और मुझे ब्लड की आवश्यकता है, तो मैं ओ भी ले सकता हूँ, ए भी ले सकता हूँ, बी भी ले सकता हूँ। यानी यही प्रश्न बोल रहा है कि सार्वत्रिक ग्राही कौन सा रक्त वर्ग है, तो वो है ए बी। क्या है? ए बी। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। और चैनल पर नए हो तो फिर एक बार कहूँगा यार कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने का बोलें। तो चलिए यहीं तक था वीडियो। थैंक यू।